हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज दीदू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी हिरार्की की। आप सभी को पता है कि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी हिरार्की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो भाई, इस टॉपिक को मिस मत करना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चाहे पूरा पढ़ना है या मत पढ़ना आर्किटेक्चर, लेकिन मेमोरी जो हिरार्की वाला जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली जो है 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करिएगा। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हायरार्की कि किस तरीके से जो है आपकी मेमोरी होती है। देखो, अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक मेमोरी हो तो क्या उससे काम चल सकता है? देखो भी, कंप्यूटर आप तो आपका जो है नॉर्मल आप घर पे भी करते हो, उसके अंदर भी जो है आपकी मूवीज भी होती हैं, सॉन्ग भी होती हैं, जो नॉर्मल जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मूवीज का साइज भी कितना बड़ा होता है, तो आप कितनी बड़ी मेमोरी ला सकते हो। आजकल जो मेन मेमोरी है, इसका साइज थोड़ा बड़ा आने लग गया है, लेकिन पहले जो है मेन मेमोरी थी बहुत कम साइज की आती थी। लेकिन इस मेन मेमोरी में भी जो है आप जो है मूवी, सॉन्ग, फिर जो आपकी फोटोज हैं या फिर जो आप काम करवा रहे हो, कितनी सारी चीजें आप स्टोर करते हो, तो जो है ये मेमोरी कम पड़ जाती है। उसके लिए जो है आपको एक्सटर्नल यानी कि और मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो ये हायरार्की है कि किस तरीके से जो है आपकी साइज और कॉस्ट इंक्रीज होती है, किस तरीके से जो सीपीयू है वो कैसे इनके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीजों को देखो डिटेल से। सबसे पहला आता है आपका रजिस्टर। बहुत ही छोटा साइज होता है। अगर मैं यहाँ पर साइज की बात करूँ रजिस्टर की, तो बहुत स्मॉल साइज है। ठीक है, बहुत छोटा साइज है। ठीक है, और जैसे जैसे इसका साइज इंक्रीज होगा, इसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी जो है उसकी स्पीड जो है एज कम्पेयर टू रजिस्टर जो है कम होती है। साइज इसका भी क्या होता है, स्मॉल होता है, और कॉस्ट इसकी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, मेन मेमोरी का अगेन जो है कैश मेमोरी से साइज जो है वो काफी बड़ा होता है, मतलब कैश मेमोरी के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ठीक है, और लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन की बात करें तो इसके कंपैरिजन में मेन मेमोरी का साइज बहुत कम होता है। ठीक है, तो कॉस्ट जो है अगेन आपकी मेन मेमोरी की ज़्यादा होगी। मेन मेमोरी को आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हो। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है वो आपकी ये होती है जिसमें आप मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप वगैरह होती हैं। डिस्क में जो आप अपना जो डेटा, जो बैकअप वगैरह स्टोर करवाते हो वही। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप जो है सबसे नीचे आती है। ये सिक्वेंशियल असेस होता है। हम देखेंगे किस तरीके जो है आपके असेस मेथड है कि किस तरीके से आप जो है मेमोरी को असेस कर सकते हैं। तो 3 तरीके के असेस मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट असेस, ठीक है, एक होता है रैंडम, एक होता है सीक्वेंस। तो देखेंगे किसमें क्या होता है। ठीक है, ओके, आगे डिटेल से पढ़ेंगे सभी को। तो अब इतना समझ लो, ये आपकी मेमोरी हिरार्की है। अब हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ असेस टाइम रेशो। देखो, सबसे कम जो असेस करने में जो टाइम लगता है वो रजिस्टर को लगता है, और सबसे ज्यादा जो असेस करने में टाइम लगता है वो लगता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क को, यानी कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, इनको आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हो। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट नहीं होती कंप्यूटर का, आप जो है इनको अलग से लेकर आके जो है अपने कंप्यूटर में फिट करवाते हो। ठीक है, फिर जो है मेन मेमोरी जो है आपका पार्ट होती है कंप्यूटर का, जो आपकी जो है मदरबोर्ड में लगी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी कैशे मेमोरी और आपके रजिस्टर्स। इतना क्लियर है भाई? ये जो है इस तरीके का सीक्वेंस है, इसको याद कर लेना। सबसे ऊपर आपके रजिस्टर होते हैं, देन कैशे होता है, देन मेन मेमोरी होती है, देन आपकी मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप वगैरह होती हैं। अब जो है अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सबसे जो लो कॉस्ट है, देखो कॉस्ट जो है इंक्रीज होती है इसी तरीके से, और एसएस टाइम भी इसी तरीके से इंक्रीज होता है। तो कॉस्ट भी जो है ऐसे ही इंक्रीज होगी और एसएस टाइम भी ऐसे ही इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट रजिस्टर, देन कैशे, फिर मेन मेमोरी, और इनकी कॉस्ट जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है, लेकिन एसएस टाइम की बात करें तो रजिस्टर का जो एसएस टाइम है वो सबसे ज्यादा होगा, और इसका जो एसएस टाइम है वो सबसे कम होगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें साइज की। ठीक है, साइज जो है वो इस तरीके से इंक्रीज करता है आपका। तो आप समझ सकते हो ये साइन देख के कि सबसे कम, सबसे छोटा साइज होता है आपका रजिस्टर्स का, फिर कैशे मेमोरी, देन मेन मेमोरी, फिर आपकी मैग्नेटिक डिस्क, और फिर आपकी मैग्नेटिक टेप वगैरह। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपका साइज इंक्रीज होता है। तो जितना बड़ा साइज होगा, असेस टाइम उतना ही ज्यादा होगा, और जो है असेस करने में उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो है साइज ज्यादा चाहिए, साइज हमें ज्यादा चाहिए, और असेस टाइम जो है वो लेस होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये मेमोरी हिरार्की का कंसेप्ट क्लियर है? उसके आगे देखो,
द टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी विजुलाइज हायरार्की ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो है आपकी पूरी कंप्यूटर की हायरार्की है। मेमोरी हायरार्की सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज डिवाइसेस कंटेन इन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द स्लो ऑक्सिलरी मेमोरी टू फास्ट मेन मेमोरी एंड स्मॉलर कैशे मेमोरी, ठीक है। तो अभी हम सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत जो है आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को कह रही हूँ मिस मत करना, एंड तक देखना। ऑक्सिलरी मेमोरी एसेस टाइम इज जनरली 1000 टाइम दैट ऑफ मेन मेमोरी। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑक्सिलरी मेमोरी का जो एसेस टाइम है, क्योंकि आप पीजीटी के बच्चे हो, टीजीटी के बच्चे हो, यही तैयारी कर रहे हो, तो आपसे जो है डेफिनेटली इतने डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो ऑक्सिलरी मेमोरी का जो एसेस टाइम है वो 1000 टाइम जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, ठीक है। हैंस इट इज बॉटम ऑफ द हायरार्की, इसलिए जो है ये बिल्कुल आपके नीचे होती है, क्योंकि इसको असेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, असेस टाइम लेस चाहिए। उसके बाद देखो मेन मेमोरी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन बिकॉज इट इज इक्विपमेंट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। जो आपकी मेन मेमोरी है वो कहाँ पर रखी जाती है, सेंट्रल में रखी जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है सीपीयू के साथ एंड ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। देखो ये आपका सीपीयू हुआ, यहाँ पर जो है आपकी मेन मेमोरी आएगी और यहाँ पर आपकी सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। सीपीयू इंटरेक्ट करता है मेन मेमोरी से और मेन मेमोरी करती है सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। समटाइम जब आपको डेटा मेन मेमोरी में नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, सेकेंडरी मेमोरी के पास जाते हो, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जो है आप यहाँ पर उठाकर लेकर आते हो, फिर जो है सीपीयू उसको उसके काम में लेके आता है। अब देखो, अब मुझे और भी अगर, क्योंकि हमारा मेन काम है सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करना, अगर मुझे सीपीयू की स्पीड को और इंक्रीज करना है तो यहाँ पर आपकी एक और मेमोरी आ जाती है, दैट इज कैशे मेमोरी। फिर जो है सीपीयू आपका कैशे इंक्रीज करेगा, यहाँ पर इस तरीके से नीचे कैशे मेमोरी आपकी मेन मेमोरी और सीपीयू दोनों से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। आगे डिटेल में देखेंगे भाई, बस इतना समझ लो कि जो आपकी मेन मेमोरी है वो आपकी कंप्यूटर से डायरेक्ट जो है इंटरफेस करती है और आपकी सेकेंडरी से भी करती है, ओके। इसके बाद है हाँ, इसके बाद देखो कैशे मेमोरी इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम डेटा विच इज करंटली बीन एग्जीक्यूटेड इन द सीपीयू। कैश मेमोरी में जब हम डेटा कब स्टोर करवाते हैं, जो हमें एग्जीक्यूट करना हो, ठीक है, जो हमें एग्जीक्यूट करना है। तो कैश मेमोरी से जो मेन मेमोरी से आपका डेटा कहाँ जाएगा, कैश में आ जाएगा। करंटली बीन एग्जीक्यूटेड इन द सीपीयू, जो सीपीयू में एग्जीक्यूट होने वाला है वो डेटा हम कहाँ पर ले आते हैं, कैश मेमोरी में। अप्रोक्सीमेट एसेस टाइम रेशियो बिटवीन द कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी दिस। तो जो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी का जो एसेस टाइम रेशियो है वो 1 इसके कंपैरिजन में होता है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी का 1000 टाइम ग्रेटर देन था, ऐसे ही जो है 7 to 10 टाइम जो है ग्रेटर देन है, जो मतलब इतना कम टाइम लगता है कैश मेमोरी को असेस करने में और मेन मेमोरी को थोड़ा ज़्यादा लगता है। और हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि हम जो सीपीयू है उसको, उसकी जो स्पीड को इंक्रीज़ करना, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना, तो तभी होगा ना जब सीपीयू के साथ जो जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ उसकी स्पीड जो है मैच करे। अगर वो कैश मेमोरी के साथ करता है तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होगी, इजीली जो है वो उसको असेस करेगा, क्योंकि कैश मेमोरी ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू आपकी रैम मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी, ओके। अब देखो ये जो है ये आपका डायग्राम है इस तरीके से। देखो ये आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, ये आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, ये आपकी मेन मेमोरी है, ये आपका सीपीयू है, ये आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है, जिसको आप एक सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हो, ठीक है। अब देखो सीपीयू जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है मेन मेमोरी से और सीपीयू जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है आपका कैशे मेमोरी से, ठीक है। और इस तरीके से कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी भी जो है आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अभी हम आगे देखेंगे कैसे जो है वो इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो है सीपीयू जो है आपका मेन पहले जो है कैश से इंटरेक्ट करेगा, नहीं डेटा मिलता तो कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा और वहाँ से डेटा को असेस करेगा। फिर क्या करेगा, उसकी एक कॉपी जो है वो कैश मेमोरी में दे देगा, जैसे जो उसने डेटा यहाँ से फैच किया है उसकी जो एक कॉपी है वो कैश मेमोरी में चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर वही डेटा जो है सीपीयू को फिर से जो है असेस करना है तो वो जो है मेन मेमोरी में जाके किसके पास जाएगा, कैश मेमोरी के पास जाएगा और वहाँ से डेटा को एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है, क्लियर है भाई। और जो आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैं वो एक तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया था लेकिन फिर भी समझ लो, ये आपकी रजिस्टर्स हैं, ये आपके रैम है और ये आपकी डिस्क है, ठीक है। नॉर्मल यही चीज़ बोली जाती है। जो आपकी देखो स्लोअर है, स्पीड जो है ये नीचे वाली जो है इसकी स्पीड जो है स्लो है और रजिस्टर की स्पीड सबसे फास्ट है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, ये डिफिकल्ट है वो ईजी है, ठीक है।
एक्सपेंसिव जो है, ये जो है आपकी जो रजिस्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, डिस्क की जो कॉस्ट है वो चीप होती है। साइज जो रजिस्टर का है वो स्मॉल होता है, रैम का भी जो है रजिस्टर से ज़्यादा होता है, डिस्क का साइज जो है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। रजिस्टर की जो वॉलिडिटी वो हाई होती है और इनकी लो होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी याद रख लेना, यहाँ से जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनती है और डायरेक्ट जो है एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो है टीजीटी पीजीटी का लेवल है और वो लेवल में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन मेमोरी की, क्योंकि अभी आपको पता चल गया, हायरार्की का पता चल गया, आपको पता चल गया कि कौन कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेन मेमोरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेन मेमोरी टू बी ऑर्गेनाइज्ड मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, मैं आपको अब यहाँ पर बता दूँ, ये इस तरीके से ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से सेल में डिवाइडेड होती है, ये जो है ये आपकी मेन मेमोरी है, जो आपकी क्या होती है इस तरीके से सेल में डिवाइडेड होती है। और ये जो सेल होती हैं इसमें जो है आपकी बिट की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, दैट इज 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इस तरीके से डेटा जो है वो स्टोर होता है। और जो ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं, जो ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं वो आपकी कहलाती हैं वर्ड, क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है, ठीक है। तो ये होता है भाई आपका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है आपका टोटल एड्रेस आ जाएंगे, क्योंकि जो टोटल जो है वो आप कितनी नंबर की जो आप लेंथ यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपका डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से ये जो है ये आपकी सेल में डिवाइडेड है, ठीक है। ये आपका एड्रेस है, यहाँ पर हम एड्रेस बताते हैं कि कितना हमारा एड्रेस है, ये आपका डेटा है कि कितने नंबर का बिट जो है आपका डेटा स्टोर है, ठीक है। और जो कलेक्शन हो जाएगा बिट्स का वो आपका वर्ड बन जाएगा, ठीक है। और जो पूरी वर्ड लेंथ कहेंगे, जो पूरा का पूरा जो हम डेटा जो सीपीयू को भेजते हैं वो पूरी वर्ड लेंथ को हम सेंड करते हैं, ठीक है। तो सेल जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं। सेल जो क्या होता है, सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन OIU, ठीक है। जो सेल होती हैं वो 1 बिट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, या फिर 1 की फॉर्म में या फिर 0 की फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 1 और 0 आएगा, ठीक है। 1 और 0 की फॉर्म के लिए ग्रुप ऑफ फिक्स बिट्स, ग्रुप ऑफ फिक्स साइज वर्ड्स दैट इज ट्रांसफर्ड टू मेमोरी इन ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो आप साइज, जो ग्रुप ऑफ फिक्स साइज का जो आप भेज रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, वर्ड्स कहते हो। जो डेटा जो आपका भेजा जाता है वो पूरे की पूरी जो ये लेंथ है ये सेंड की जाती है किसके पास, सीपीयू के पास। एड्रेस क्या होता है, फॉर इच एस डिफरेंट एड्रेस आर एसोसिएटेड विद इच वर्ड लोकेशन इन मेमोरी। वर्ड लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ बिट्स इन इच वर्ड ऑफन रेफर टू एज अ वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो वर्ड है आपका 8 बिट का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 32 का भी हो सकता है, 64 का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने का होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये 8 बिट का है, ये 16 बिट का है। सपोज जो है यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँ, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो आपका यहाँ पर गिवन है जो मेमोरी 64K इंटू 16, तो ये जो 16 है ये आपका वर्ड लेंथ, वर्ड बता रही है कि इतनी जो है आपकी वर्ड लेंथ है, तो इसको आप कहते हो डेटा, कि इतना जो है आपके पास डेटा है, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं यहाँ से, आपका एक होता है एड्रेस, एक होता है आपका डेटा। तो एड्रेस को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जो ये आपका 64K, जैसे सपोज ये जो 64K का, तो 64 में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 इंटू जो है 2 की पावर 10, तो टोटल यहाँ पर 2 की पावर जो है 16, तो टोटल कितने एड्रेस हो जाएंगे यहाँ पर 16, 0 से लेके 16। जैसे यहाँ पर 6 है वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो यहाँ पर जैसे ये 64 ओनली यहाँ पर K ना होके 64 इंटू 16 है, ठीक है। तो 64 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 बिट जो है 6 बिट एड्रेस आ जाएगा 0 से लेके 5 तक, ठीक है। अब हम जो है इसके डेटा की बात करें तो डेटा इसमें कितना है 16 बिट का, और एड्रेस कितना है 6 बिट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकालने आएंगे कि एड्रेस निकालो, डेटा निकालो, तो ये आपका एड्रेस है, ये आपका डेटा है। डेटा जो है जितना भी आपका मल्टीप्लाई में है वो आपका क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, और एड्रेस जितना भी आगे है, जैसे सपोज यहाँ पर कितना था भाई आपका 64, ठीक है, 64 था, तो इसको हम करेंगे 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 को क्या लिखेंगे 6, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस बिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस बिट आपकी है 6 बिट और डेटा बिट है आपकी यहाँ पर 16 बिट, ठीक है। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। तो सेल समझ में आ गई, वर्ड लेंथ समझ में आ गई, एड्रेस समझ में आ गया। अब देखो मेमोरी एसेस मेथड, मैंने आपको बताया था मेमोरी को एसेस करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो एक पहला होता है आपका रैंडम एसेस। रैंडम एसेस में क्या होता है, इच मेमोरी टाइप इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स
memory location. To access data from any memory, first it must be located and then the data is read from the memory location. Following are the method access information from memory location. सबसे पहला होता है आपका रैंडम असेस. रैंडम असेस में हम रैंडमली डेटा को जो है असेस करते हैं, और ये यहाँ पर जो इसका मेन एग्जांपल है मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में अगर असेस की बात आए, पूछा कि मेन मेमोरी को आप कैसे कौन से मेथड से असेस करवाते हैं, तो रैंडम असेस से करवाते हैं. ठीक है, तो मेन मेमोरी और रैंडम असेस मेमोरीज इन each memory location has a unique address. Using the unique address any memory location can be reached. में जो है क्या होता है कि हर एक का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, और यूनिक एड्रेस से हम जो है पहुंच सकते हैं, किसी को भी ढूंढ सकते हैं. ठीक है, इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन एनी ऑर्डर. सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन एनी ऑर्डर में अगर आप सर्च करते हो तो वो आपका क्या होता है, रैंडम असेस होता है. इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका मेन मेमोरी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया कि मेन मेमोरी में आप कौन सा मेथड यूज करते हो. उसके बाद आता है सिक्वेंशियल असेस. सीक्वेंशियल असेस की बात करें तो सीक्वेंशियल असेस होता है सीक्वेंस की फॉर्म में, मतलब एक सीक्वेंस, पहले ये फिर ये फिर ये, एक सीक्वेंस में जो है डेटा को असेस करना. तो दिस मेथड अलाउ मेमोरी असेस इन अ सीक्वेंस और इन ऑर्डर. ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है आपका मैग्नेटिक टेप वगैरह. टेप देखिए ना आपने, जो रील वगैरह होती है वो इस तरीके से होती है, तो एक सीक्वेंस में ही जो है आपका डेटा रहता है. ठीक है, इनकी स्पीड भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है. अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सेस की. डायरेक्ट एक्सेस में जो आपके मैग्नेटिक डिस्क वगैरह होती हैं, ठीक है, डिस्क यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती है उसकी बात कर रहे हैं. डिस्क में क्या होता है, इस तरीके से जो है इस तरीके से फॉर्म में डेटा होता है, जिसमें आपका जो डेटा है वो ट्रैक और सेक्टर की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो ये जो है, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये मैंने जो यहाँ पर लाइन खींची, ये आपका क्या है, ट्रैक है. ये क्या है, ट्रैक. और जब मैं इस ट्रैक को इस तरीके से मैंने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपका क्या होगा, सेक्टर. ठीक है, और जब आपका हेड जो है, ये क्वेश्चन कई बार आया, जब आपका हेड, यहाँ पर सपोज आपका एक हेड है. ठीक है, हेड जो है जब आपका पॉइंट करता है ट्रैक को, अगर आपका हेड जो है वो पॉइंट करे हेड जो है ट्रैक को, तो वो कहलाता है आपका सीक टाइम. क्या कहलाता है, सीक टाइम. और जब आपका ट्रैक जो है वो सेक्टर को पॉइंट करे, मतलब जो आपका ट्रैक जो है सेक्टर की तरफ मूव करे, तो वो आपका होता है रोटेशनल टाइम. ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, सीक टाइम, रोटेशनल टाइम कई बार एग्जाम में आया है. डायरेक्ट एसेस मेथड आपको समझ में आ गया, ट्रैक और सेक्टर्स की फॉर्म में होता है, और आपको जो है डिस्क में जो है इसको यूज करते हैं. ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मेन मेमोरी की. ठीक है, मेन मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा. अभी जो है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे मेमोरी वाले क्वेश्चन, मेमोरी वाले में से. तो मेन मेमोरी क्या होती है, the memory that unit that communicate directly with the CPU, auxiliary memory and cache memory. जो मेमोरी यूनिट है वो कम्युनिकेट करती है आपकी CPU से, आपकी कैश मेमोरी भी करती है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी करती है, और आपकी इंटरनल मेमोरी भी करती है, कॉल्ड द मेन मेमोरी. ठीक है, इट इज़ द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट. मतलब मेन मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्ट जो है किसके साथ इंटरफेस करती है, सीपीयू के साथ. द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट इज़ अ लार्ज एंड फास्ट मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन. ये क्या होती है, एक लार्ज और फास्ट मेमोरी है, जो कि आप जब भी आप ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे जो हम डेटा को सेव करवाते हैं. मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मेन मेमोरी की जो टाइप होती है, मेन मेमोरी जो बनती है वो आपकी रैम और रोम, दो तरीके की मेमोरी से बनती है. रैम होती है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, विद रैम इज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होल्डिंग द मेजर शेयर. ठीक है, अब देखो ये आपकी दो टाइप हो गई मेमोरी की, दैट इज रैम एंड रोम. रैम की दो, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. और रोम की हो गई प्रोम, पी रोम, ई रोम और डबल ई प्रोम. ठीक है, तो यहाँ से जो है आपकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई है कि डबल ई प्रोम की फुल फॉर्म बताओ, स्टैटिक और डायनामिक रैम में जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है, रैम और रोम में जो है क्या डिफरेंस है. तो इस तरीके से आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रीड राइट होती है, रीड ओनली मेमोरी तो आपकी रोम होती है. द मेन मेमोरी और द मेन जो है मेमोरी, द प्रोपोगेट्स डेटा द सीपीयू रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी. इट इज वॉलेटाइल मेमोरी. सबसे बड़ा जो आपका डिफरेंस है आपका रैम और रोम में यही है कि जो रैम होती है वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और जो आपकी रोम होती है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है. वहाँ पर जो है आप, यहाँ पर क्या होता है, कुछ डेटा जो है टेम्पररी स्टोर होता है, अगर लाइट आपकी चली जाए तो आपका डेटा भी उड़ जाता है. ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी है. डेटा लॉसेस व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, जब मतलब डेटा जो आपका लॉस हो जाता है जब पावर यानी कि जो बिजली है वो चली जाए. रैम क्या कह रहा है, रैम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, रैम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में. तो डायनामिक रैम जो होती है मेड ऑफ कैपेसिटर. जो डायनामिक रैम होती है वो आपकी कैपेसिटर से बनी होती है, ट्रांजिस्टर से, एंड मस्ट बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम
एवरी 10 to 100 ms। तो ये क्वेश्चन आया है कि जो डायनामिक रैम है वो कितने उस पर जो है वो रिफ्रेश होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से जो है यहीं से छोटे छोटे जो है क्वेश्चन बनते हैं। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन एस रैम। ये जो है स्लो होती है और चीपर होती है, मतलब जो इसकी स्पीड है वो भी कम होती है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, ठीक है। इसके बाद देखो डिफरेंस, देखो भाई स्टैटिक रैम और जो है डायनामिक रैम में, बहुत बार एग्जाम में आया है। हाँ जी, ये जो है जो डायनामिक रैम है वो कैपेसिटर से बनी होती है और जो आपकी स्टैटिक रैम है वो आपकी फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। रिक्वायर रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड टू मेंटेन इट्स डेटा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डेटा है वो करंट की फॉर्म में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये जो है आपका क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो पावर है वो काफी लंबे टाइम तक होल्ड करके रखता है। ये जो है एक्सपेंसिव है, ये आपकी एक्सपेंसिव है। इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, इसकी जो स्पीड है वो फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि डी रैम जो है वो आप उसको रखा जाता है मेन मेमोरी में, ये जो है डायनामिक रैम आती है आपकी मेन मेमोरी में, और जो स्टैटिक रैम आती है वो आपकी कैशे मेमोरी में आती है, ठीक है। तो कैशे मेमोरी जो है स्टैटिक रैम है, हम इसके कैन स्टोर मैनी बिट्स पर सेकेंड, यहाँ पर कैन नॉट स्टोर मैनी बिट्स पर सेकेंड। यूज इज लेस पावर, यहाँ पर जो है आप मोर पावर का यूज करते हो। जनरेट लेस हिट, जनरेट मोर हिट, ठीक है। यूज्ड फॉर मेन मेमोरी, यहाँ पर यूज की जाती है मेन मेमोरी के लिए, और ये यूज की जाती है कैश मेमोरी की। जैसे कि मैंने कहा कि ये कैशे के लिए यूज की जाती है। अब देखो भाई कैशे में यूज होगी तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड तो फास्ट होगी, इसकी कॉस्ट भी हाई होगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऊपर चली गई ना, कैशे के पास चली गई और ये आपकी मेन मेमोरी के पास रहेगी, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जो है डायनामिक रैम में डेटा जो है बिट्स की फॉर्म में होगा, स्टैटिक में नहीं होता है, ठीक है। तो क्लियर है भाई डिफरेंस। आगे देखो भाई, ये हो गया डिफरेंस हो गया। आप देखो रीड ओनली मेमोरी की, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है आपकी, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो। सबसे पहले क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या है ये, नॉन वॉलेटाइल। रैम क्या थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, वो क्या थी, वॉलेटाइल मेमोरी थी, एंड इज मोर लाइक अ परमानेंट स्टोरेज फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को जो है परमानेंट स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। वहां पर जो है आपकी परमानेंट नहीं थी, क्योंकि लाइट चली जाए और आपने सेव करना भूल गए हो जो भी है, तो आपका परमानेंट नहीं। इट ऑल्सो स्टोर बूटस्ट्रैप लोडर, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया है कि जब बूटस्ट्रैप लोडर जो है लोड होता है तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, रैम में या रोम में। तो रोम में जो है लोड होता है, स्टोर होता है। इट लोड एंड स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन कंप्यूटर इज टर्न हो, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो कहाँ पर होगा, रोम के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखो, store crucial information essential to operate the system, like the program essential to boot the computer. It is not volatile, volatile नहीं होता है, always retain the data, data को always retain करता है। used in embedded system और where programming need to changes, ठीक है। used in calculators and peripheral devices, कहाँ पे यूज होता है, कैलकुलेटर्स में और peripheral devices में। रोम जो है वो फर्दर इसको हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज रोम, sorry, PROM, that is programmable read only memory, that is EPROM, that is erasable programmable read only memory, that is EEPROM, that is electrically erasable programmable read only memory, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनता है आपकी फुल फॉर्म का। फुल फॉर्म जो है प्रॉम की, समटाइम जो फुल फॉर्म आती है वो तो EEPROM, EEPROM या फिर EEPROM में से जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है, ज्यादातर जो है EEPROM की जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब देखो इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। जो PROM होता है वो आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और यहाँ पर हम प्रोग्राम्ड करते हैं, इट इज प्रोग्राम्ड बाय यूजर। वंस प्रोग्राम द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कैन नॉट बी चेंज, एक बार प्रोग्राम्ड हो जाता है तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं किया जाता। EEPROM that is erasable programmable read only memory, it can be reprogrammed, इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर रीप्रोग्राम का कंसेप्ट नहीं था, टू इरेज द डेटा, यहाँ पर डेटा को इरेज कर सकते हैं। वहां पर अगर एक बार प्रोग्राम हो गया तो हम डेटा में जो है कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं। इट इज टू अल्ट्रा वॉयलेट लाइट टू प्रोग्राम इट, एंड जो है अल्ट्रा वॉयलेट लाइट की जिससे हम क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं और इरेज करवा सकते हैं प्रीवियस डेटा को। इसके बाद देखो EEPROM, EEPROM होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हम डेटा को इरेज करवा रहे हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। नो नीड ऑफ अल्ट्रा वॉयलेट लाइट, यहाँ पर अल्ट्रा वॉयलेट लाइट की हेल्प नहीं उसकी जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर रहे हैं। वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप, ठीक है। उसके बाद देखो रैम और रोम के बीच में डिफरेंस देखो, ज्यादातर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो रैम क्या होती है, रैम जो है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है, रोम जो होती है वो आपकी परमानेंट स्टोरेज होता है। स्टोर डेटा, यहाँ पर जो आपका डेटा है वो एमबी की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, यहाँ पर आपका रोम के अंदर जो डेटा है वो जीबी की फॉर्म में स्टोर होता है। ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ये जो है आपका मेजर डिफरेंस है भाई रैम और रोम के बीच में। यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, यहाँ पर स्टार्टअप यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। राइटिंग डेटा फास्टर, यहाँ पर डेटा जो है वो फास्ट होता है और यहाँ पर जो है आपका स्लो होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो डिवाइस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज, वो डिवाइस जो आपका बैकअप स्टोरेज आपको प्रोवाइड करे। समटाइम क्या करते हैं हम पेन ड्राइव में ले लेते हैं, हार्ड डिस्क जो होते हैं, हार्ड डिस्क में अपना पुराना डेटा निकाल के हार्ड डिस्क जो है हार्ड डिस्क में बैकअप रख लेते हैं। वही मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप आर कॉमनली यूज फॉर ऑक्सिलरी डिवाइस। जो मैग्नेटिक डिस्क और टेप है वो कॉमनली यूज की जाती है, किस लिए, ऑक्सिलरी डिवाइस के लिए। ओनली अदर डिवाइस यूज ऑक्सिलरी मेमोरी आर मैग्नेटिक डम, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क। ये सब आपके क्या है, ये सब भी आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है। इट इज नॉट डायरेक्टली एसेसिबल टू द सीपीयू। ये जो है सीपीयू के साथ डायरेक्टली एसेसिबल नहीं है, क्योंकि सीपीयू अगर सेकेंडरी मेमोरी के साथ इंटरफेस करने लग जाए तो भाई उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाती है, क्योंकि 1000 जो है एसएस टाइम मोर बहुत ज़्यादा है आपका रैम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना जो है आपका सीपीयू जो है वो स्लो जाएगा। इज असेस्ड यूजिंग द इनपुट आउटपुट चैनल्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कैशे मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। वैन एवर द सीपीयू नीड्स द असेस मेमोरी, जब सीपीयू को जो है ज़रूरत पड़ती है किसको असेस करने की, मेमोरी को, इट फर्स्ट चेक द कैश मेमोरी। ये क्या करेगा, जब सीपीयू जो है मेमोरी को असेस करता है तो सबसे पहले कैश मेमोरी में डेटा को फाइंड आउट करता है। अगर कैश मेमोरी में इसको डेटा मिल जाता है तो देन जो है इसको मेन मेमोरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलता तो ये कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, ठीक है। CPU moves the main memory. It also transfer block the recent data into cache and keep the deleting and old data in cache accommodate new one, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये जब रैम में से डेटा को लेके आएगा तो उसकी एक कॉपी जो है वो जो कहाँ पर करवा देगा, कैश के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उसको सेम डेटा चाहिए तो उसको जो है वापस से रैम में ना जाना पड़े और कैशे से ही काम चल जाए। कैशे मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस द नंबर एवरेज टाइम टू असेस डेटा। जो कैश मेमोरी होती है वो रिड्यूस करती है, क्या रिड्यूस करती है, एवरेज टाइम टू असेस द डेटा, कि जो डेटा को असेस करने का टाइम है उसको कम करती है, क्योंकि कैशे मेमोरी भी जो है आपकी 7 अप्रोक्सीमेट 10 के कंपैरिजन में फास्ट है, आपकी फास्ट असेस है, किसके कंपैरिजन में, आपकी इंटरनल मेमोरी के कंपैरिजन में, ठीक है। द कैशे इज स्मॉलर एंड फास्टर। जो कैशे होती है साइज कम होता है लेकिन फास्टर होती है, एंड स्टोर कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मेन मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और उसकी जो कॉपीज है वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, कैशे में स्टोर हो जाती है। देयर आर वेरियस डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैशे इन सीपीयू विच स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। अब देखो जो कैशे की पोजिशन है वो आपकी मेमोरी में कहाँ होती है, ठीक है। देखो ये आपका सीपीयू है भाई, ये आपका सीपीयू है और यहाँ पर आपकी कैशे मेमोरी है, देन आपकी जो है सेकेंडरी मेमोरी है, और देन जो है ये आपका जो है, देखो ये सीपीयू डायरेक्ट है, यहाँ पर बीच में जो आपकी कैशे मेमोरी इंटरफेस कर रही है, ठीक है। जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं कैश और मेन मेमोरी के बीच में, जब डेटा ट्रांसफ़र होता है, जब यहाँ से मेन मेमोरी से डेटा आपका कैश में आता है, ठीक है, तो वो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो ब्लॉक की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ब्लॉक की फॉर्म में होता है। जब आपका डेटा जो है सीपीयू और कैशे के बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो होता है आपका वर्ड्स की फॉर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना कि जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कैशे मेमोरी में, जब आप डेटा जो है ट्रांसफ़र करोगे, मतलब उनके बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो वर्ड्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। और जब आप डेटा ट्रांसफ़र करोगे कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में तो वो ब्लॉक की फॉर्म में होगा। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कौन सी मेमोरी जो है वो कहाँ प्लेस की जाती है। अब देखो सीपीयू अगर कैश मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो जो उसका असेस टाइम होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, ठीक है। तो इसलिए जो है कैशे मेमोरी का कंसेप्ट आया था, और कैशे मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस या जो है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, जो कि अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम रिपीटेड, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। समटाइम क्या होता है कि हम रिपीटेड डेटा को बार बार यूज़ करते हैं।
रिपीटेड डेटा को बार बार यूज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ फॉर लूप का। फॉर लूप में आप देखते हो ना कि i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, मतलब ये जो लूप है ये आपका जो है 10 टाइम्स चलेगा और सेम डेटा जो है सेम डेटा पे जो है ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है कि सेम डेटा हम यहाँ पर कैश मेमोरी में रख लेते हैं, फिर क्या होता है कि सीपीयू बार बार यहाँ पर जाता है और फिर बार बार जो है यहाँ से डेटा को उठा के उस पर जो है ऑपरेशन लगाता रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का है और जो आपका कैश मेमोरी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और समटाइम क्या होता है कि डेटा क्या होता है किसी के, जैसे ये डेटा है, ठीक है, 15 और 14 और 16, इसके जो नियर बाई का डेटा है, लाइक 15 पे काम किया था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी 16 है, तो जो नियर बाई डेटा है उस पर भी जो है हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में देखेंगे जो कि आपके कैश मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैश मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होगा दैट इज ब्लॉक्स की फॉर्म में होगा, और कैश मेमोरी और सीपीयू की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होगा दैट इज वर्ड्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर है अभी? इसके बाद देखो ये आपको समझ में आ गया कि जो आपकी कैशे मेमोरी है वो ऑपरेट्स करती है 10 to 100 टाइम फास्टर देन रैम। ठीक है, तो रैम से जो है वो इतनी फास्ट होती है, दैट्स वाई जो इसका प्राइस है वो ज़्यादा होता है, मतलब जो उसकी कॉस्ट है कैश मेमोरी की ज़्यादा होगी और जो उसका साइज़ है वो कम होगा एज कम्पेयर टू रैम। ठीक है, ऐसे ही जो है अगर हम रैम और जो है सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो वहाँ पर जो है आपका जो वेरी करता है वो 1000 टाइम्स वेरी करता है। ठीक है, द नेम ऑफ द एक्चुअल हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर द कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी में आप किसको यूज करते हो? स्टैटिक रैम को। तो देखो कैश मेमोरी में क्या होता है कि जो कैश मेमोरी होती है वो आपकी चिप के अंदर ही होती है। ठीक है, जैसे ये आपका मदरबोर्ड है, एक चिप के अंदर ही होती है। उसमें क्या होता है, उसमें फिर आपकी जो है नंबर ऑफ टाइप्स आ जाती हैं, लाइक L1 L2, और जो आपकी L1 और L2 होती है वो आपकी कैशे में रिप्रेजेंट रहती है और जो L2 होती है वो आपकी रैम में आ जाती है, जो हम फर्दर अभी टाइप्स देखेंगे कैश की। ठीक है, देखो अब टाइप्स देख लेते हैं कैश की। कैशे मेमोरी की जो टाइप होती हैं तीन टाइप होती हैं भाई। कैशे मेमोरी इज फास्ट एंड एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली भी फास्ट है और एक्सपेंसिव है। ट्रेडिशनली इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन लेवल्स। देखो भाई अब देखो ये आपका सीपीयू है, यहाँ पर आपका L1 आ जाएगा, देन L2 आ जाएगा, देन L3 आ जाएगा और फिर आएगा आपका रैम। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ पे डेटा मिल जाएगा तो वो कितना ज़्यादा फास्ट होगा, है ना। तो देखो categorized in levels describe the closeness accessibility of the microprocessor. There is 3 level of cache, 3 लेवल का कैशे होता है, दैट इज लेवल 1 कैशे और प्राइमरी कैशे। आप उसको लेवल 1 कैशे और प्राइमरी कैशे भी कह सकते हो। इट इज एक्सट्रीमली फास्ट और रिलेटिवली स्मॉल। ये क्या होता है, बहुत फास्ट होता है लेकिन जो है स्मॉल होता है, एंड इट इज यूजुअली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर चिप एज सीपीयू कैशे। एक चिप की फॉर्म में होता है जो सीपीयू के साथ ही होता है। ठीक है, L2 कैशे एक सेकेंडरी कैशे है। L2 कैशे ना दे, अगर आपको सेकेंडरी कैशे दे दे तो कंफ्यूज मत होना, दो L1 का नाम प्राइमरी कैशे और L2 का नाम सेकेंडरी कैशे इज ऑफन मोर कैपेसिटी इन L1। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो L2 है, जो L1 है वो ज़्यादा फास्ट होगा लेकिन उसका साइज जो है वो स्मॉल होगा, लेकिन जो L2 होगा उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू L1 जो है वो स्लो होगी और साइज जो है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया? L2 कैशे में भी एम्बेडेड ऑन द सीपीयू। ठीक है, ये भी जो है सीपीयू के साथ ही होता है। इट कैन ऑन सेपरेट चिप ऑन कोप्रेसर एंड हैव हाई स्पीड अल्टरनेट्स system bus connected to the cache and CPU. That's why it does not flow by traffic on the main memory bus. ठीक है, इसके बाद आता है आपका L3। L3 cache is specialized memory development to improve the performance of L1, L2. L1 और L2 कैन बी सिग्निफिकेंटली फास्टर देन L3। जो L1 L2 है वो L3 के कंपैरिजन में क्या होते हैं, फास्ट होते हैं और यूजुअली डबल द स्पीड ऑफ डायनामिक रैम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायनामिक रैम से जो स्पीड है वो क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, मतलब उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और डायनामिक रैम की हाफ होती है। मल्टी कोर प्रोसेसर इच कोर हैव डेडिकेटेड टू L1 to L2 कैशे बट दे कैन शेयर इन L3 कैशे। L3 रेफरेंस एंड इंस्ट्रक्शन यूजुअली एलिवेटेड इन हायर लेवल ऑफ कैशे। ठीक है, इतना क्लियर है भाई? टाइप्स क्लियर है, कैशे क्या होता है क्लियर है, किस तरीके से हम जो है सीपीयू के साथ इसका इंटरफेस करवाते हैं वो सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखो हिट रेशियो क्या होता है। अब हिट रेशियो क्या होगा,
अब भी सपोज करो, देखो ये आपका सीपीयू है, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपकी कैशे है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मेन मेमोरी आ जाएगी। जब आपका सीपीयू जो है वो कैशे के पास जाएगा, अगर उसको यहाँ पर डेटा मिल जाता है, मतलब जो जिसके ऊपर उसको काम करना है उसको डेटा यहाँ पर मिल जाता है, तो वो बोलेगा कि आपका डेटा जो है वो हिट हो गया, कि मुझको मिल गया। अगर मुझको नहीं मिलता तो मैं उसको क्या बोलूँगी, मिस। क्या बोलूँगी, मिस, ठीक है। तो मिस हो जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे, जो आपका प्राइमरी मेमोरी है वहाँ जाएंगे और वहाँ से डेटा लेंगे। तो देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कैशे मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड हिट रेशियो। मतलब जो परफॉर्मेंस है कैशे मेमोरी की, हम उसको मेजर करते हैं टर्म ऑफ किसकी फॉर्म में, हिट रेशियो की फॉर्म में। व्हेन द सीपीयू रेफर टू द मेमोरी एंड फाइंड द वर्ड्स इन कैशे, अगर उसको कैशे में वर्ड मिल जाते हैं, इट इज सेड टू हिट, कि वो हिट करे अगर उसको कैशे में डेटा मिल जाता है तो, ठीक है। अगर जो है इफ द वर्ड इज नॉट फाउंड, अगर उसको वर्ड वहां पे नहीं मिलता इन कैशे, तो हम बोलेंगे कि जो है वो मिस हो गया। इन मेन मेमोरी दैट इट काउंट एज अ मिस, तो हम उसको क्या काउंट करेंगे, मिस की फॉर्म में काउंट करेंगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हिट्स टू द टोटल सीपीयू रेफरेंस टू द मेमोरी इज कॉल्ड हिट रेशियो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हिट रेशियो। क्वेश्चन आते हैं भी इसके ऊपर, तो इसको अच्छे से देख लेना। हिट रेशियो इज इक्वल टू हिट डिवाइड बाई हिट प्लस मिस, कि भाई हिट होने में जो टाइम लगा प्लस हिट, और जो मिस होने में टाइम लगा उसको हम ऐड करके इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अगर ये आपको ना गिवन हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ हिट डिवाइड बाई टोटल एसेस टाइम, तो टोटल एसेस करने में जो टाइम लगा है वो, ठीक है। क्लियर है भाई किस तरीके से हम हिट रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद देखो, ये आपका कैशे मेमोरी है, ठीक है। तो ये मैं डायग्राम तो आपको कई बार करवा चुकी है। आपकी मेन मेमोरी है, यहाँ पर आपका एड्रेस और डेटा हो जाता है। एड्रेस बिट, डेटा बिट हम कैसे काउंट करते हैं वो भी आपने देख लिया, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर फाउंड हो जाए, अदरवाइज नहीं होता तो आप वहां पर जाओगे, ठीक है। अब देखो कैशे मेमोरी मैपिंग, कैशे मेमोरी की आप किस तरीके से मैपिंग करवाते हो, तो इट इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है बाय विच कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी इज ब्रॉट इनटू कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की मैपिंग क्या होती है, जब आप देखो ये आपकी कैशे मेमोरी है, ठीक है, और ये आपकी मेन मेमोरी है। जब आप कोई भी कंटेंट, कोई भी डेटा जो है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लेकर आते हो, ठीक है, तो जो है उसको आप क्या कहते हो, कैश मैपिंग, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, कैशे मैपिंग कहेंगे। जैसे आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा लेकर आते हैं, जब सपोज हम सेकेंडरी मेमोरी से जब मेन मेमोरी में डेटा लेकर आते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा था ना, हम जो है पेजिंग का यूज़ करते हैं, पेजिंग का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम सेकेंडरी मेमोरी को फिक्स साइज ऑफ पेजेस में डिवाइड करते हैं, मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, देन हम मैपिंग करवाते हैं, फिर डेटा को फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पर भी आपका ये हिट और मिस का जो है कंसेप्ट आता है, हम जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था, याद आया। तो देखो, जैसे हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा लेकर आते हैं, जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, वैसे ही जो है अब जब डेटा आपको कैशे मेमोरी में नहीं मिलता, तो आप मेन मेमोरी से डेटा कैशे में भी लेकर आओगे, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए जो है ये 3 टेक्निक होते हैं, आपकी 3 मेथड होते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी। यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा है, जो कि हम कैशे मेमोरी से मेन मेमोरी में करते हैं, या फिर नॉर्मल हम कहें कि नॉर्मल से हमें कंटेंट को उठा के लाना है मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड कैश मेमोरी मैपिंग, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद देखो, ये देखो भाई, यहाँ ये देखो, एक सेकेंड, ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है। ये रजिस्टर्स आपके यहाँ पर हो गए। जब आप कैशे मेमोरी और जो है सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करोगे, दैट इज वर्ड्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होगा। जब आप कैश और मेन मेमोरी की फॉर्म में करोगे, तब ब्लॉक की फॉर्म में डेटा होगा। जब आप जो है मेन मेमोरी से डेटा उठा के कैश में लेकर आते हो, दैट इज कैशे मैपिंग कहेंगे। और जब आप डेटा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आते हो, दैट इज वर्चुअल मेमोरी मैपिंग कहेंगे, ठीक है, जो कि हमने पढ़ी थी और जिसको हम पेजेस की फॉर्म में जो है करते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर आउट हो गई कि क्या कैसे क्या लिखा है और कैसे कैसे इनका सीक्वेंस होता है, तो बस फिर आपको जो है किसी चीज़ की वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी मेन मेमोरी है, आपका सीपीयू, ये आपकी कैशे है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एड्रेस की बात करें, तो देखो ये 32K यहाँ पर देखो एड्रेस बिट की अगर बात करें, तो एड्रेस हो जाएगा आपका 2⁵ इंटू 2⁻10, तो टोटल 15 बिट जो है आपका एड्रेस बिट हो जाएगी, और जो 12 है वो आपका क्या हो जाएगा, डेटा,
ठीक है, जिसकी जो आप वर्ड लेंथ होती है, इस तरीके से जो ग्रुपिंग होती है ना, वो ये क्या है 12 बिट की, तो डेटा क्या हो जाएगा आपका 12 बिट का हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हम कैशे की बात करें तो कैशे क्या है आपके 2 की पावर 9 इंटू 12, तो 2 की पावर यानी कि 9 जो है वो आपका एड्रेस बिट हो गया और जो 12 है वो आपका डेटा बिट हो गया। ठीक है, मैपिंग होती है दैट इज एसोसिएटिव, दैट इज डायरेक्ट और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि होती क्या है। सबसे पहला आता है आपका डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग कहती है डायरेक्ट टेक्निक नोन एज डायरेक्ट मैपिंग मैप ईच ब्लॉक और मेन मेमोरी इनटू ओनली वन पॉसिबल कैशे लाइन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक सिंपलेक्स टेक्निक है जो आपका डायरेक्ट मैपिंग है, वो बहुत सिंपल टेक्निक है जिसको आप डायरेक्ट मैपिंग भी कहते हो। मैप्स ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इनटू ओनली वन पॉसिबल कैशे लाइन, और डायरेक्ट मैपिंग असाइन ईच मेमोरी ब्लॉक और अ स्पेसिफिक लाइन इन अ कैशे। देखो कैशे को जो है हम लाइंस के फॉर्म में जो है इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इन अ लाइन प्रीवियसली टेकन बाय मेमोरी ब्लॉक when a new block need to be loaded, old block is trashed and address space is split into two parts, that is index field and tag field। मतलब जो आपका एड्रेस स्पेस है, जो हमने एड्रेस स्पेस देखा था ना 15 बिट, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज आपका एक हो जाता है टैग फील्ड और एक होता है आपका इंडेक्स फील्ड। ठीक है, द कैशे इज यूज टू स्टोर द टैग फील्ड वेयर एज द रेस्ट इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। जो आपका कैशे है, जो आप स्टोर करवा रहे हो टैग फील्ड को, रेस्ट इन द स्टोर्ड इन, मतलब कुछ पार्ट तो आपका जो है देखो कुछ पार्ट आपका कहाँ पर स्टोर होता है कैश मेमोरी में, और बाकी जो है वो आपका कहाँ पर स्टोर होगा मेन मेमोरी में, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका एड्रेस ज़्यादा है, इसका क्या है कम है। डायरेक्ट मैपिंग परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हिट रेशो। For purpose of cache access, each main memory address can be viewed as a consisting of 3 fields. ठीक है, the list significantly bit identify a unique word। जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो किसको आइडेंटिफाई करती है, वर्ड को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टैग और डेटा, इंडेक्स बोल लो। फिर यहाँ पर जो है आपका 3 उसमें होगी, ये लाइंस की फॉर्म में हो गया, जैसे मैंने कहा कि कैश को हम लाइंस की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर द लेस सिग्निफिकेंट बिट आइडेंटिफाई a यूनिक वर्ड और बाइट विद इन अ ब्लॉक और मेन मेमोरी। ठीक है, ये आपका वर्ड हो गया। इन मोस्ट कम्युनिकेटिव मशीन द एड्रेस ऑफ द बाइट लेवल द रिमेनिंग एस बिट स्पेसिफाई ऑफ द 2s ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी। द कैशे लॉजिक इंटरप्रेट एज द s-r बिट। ठीक है, तो कैशे में क्या हो जाएगा, जो आपका वहां पर s था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका s-r हो जाएगा। ठीक है, एंड अ लाइन फील्ड ऑफ r बिल्ड। ठीक है, तो जो फील्ड है वो आपकी क्या हो जाएंगी, आर हो जाएंगी। द लेटर फील्ड आइडेंटिफाई ऑफ द m इज इक्वल टू 2 लाइन ऑफ द कैशे। तो इस तरीके से जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग बहुत इजी मैपिंग है। यहाँ पर जो है नॉर्मल हम क्या करते हैं, एड्रेस और डेटा को सेम उसके अंदर ही रखते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ मैपिंग एसोसिएटिव मैपिंग इज यूज टू स्टोर कंटेंट एंड एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी वर्ड। ठीक है, कंटेंट को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी वर्ड any block can go into any line of the cache. This means that the word id bit are used to identify which word in this block needed, but the tag become all remaining bits. This enable the placement of any word at any place in cache memory. This is considered fast and most flexible mapping. डायरेक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है जो एसोसिएटिव मैपिंग है, और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसमें हम अलग अलग नहीं करते, इसमें एक में ही जो है हम चीज़ें डेटा और हमारा एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेट एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है, जो ड्रॉबैक्स आपकी डायरेक्ट मैपिंग के अंदर आती है, जो ड्रॉबैक्स आपकी डायरेक्ट मैपिंग के अंदर आई थी वो हम रिमूव करवाते हैं सेट एसोसिएटिव में। ठीक है, एक तरीके से आप एनहांस वर्जन कह सकते हो आप डायरेक्ट मैपिंग का, सेट एसोसिएटिव मैपिंग को। ठीक है, वेयर द ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट मैपिंग आर रिमूव्ड। यहाँ पर जो है आपकी ड्रॉबैक रिमूव की जाती है। सेट एसोसिएटिव एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉसिबल थ्रैशिंग इन डायरेक्ट मैपिंग मेथड। It does this by saying that instead of having exactly one line that block can map to the cache। यहाँ पर एक वन लाइन ब्लॉक जो है वो कैशे के साथ मैच किया जाता है। ठीक है, we few line together creating a set. Set associative mapping allow that each word that is present in the cache and can have 2 or more words in the main memory same index address। ठीक है, set associative cache mapping combine the best direct and associative cache mapping technique। ठीक है, तो बेस्ट टेक्निक होती है ये। इसमें भी सेम चीज़ें हैं पे, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं जैसे कि हमने डायरेक्ट में किया था। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन, देखो कैशे मेमोरी की एप्लीकेशन क्या होंगी। यूजुअली
कैशे मेमोरी कैन स्टोर रीजनेबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जो आपका जो कैशे मेमोरी है वो स्टोर क्या करवाती है, रीजनेबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को एट एनी गिवन टाइम, बट दिस नंबर इज स्मॉल, स्मॉल होता है कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी, ठीक है, जो नंबर होगा वो स्मॉल होगा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी, ठीक है। द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द मेन मेमोरी ब्लॉक एंड दोज इन द कैशे स्पेसिफाइड मैपिंग फंक्शन, ठीक है, तो किसकी उसमें होता है, मैपिंग फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की। जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका कैशे जो हमने पढ़ा है वो टेक्निक आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर भाई, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर। क्यों, क्योंकि भाई जितना हम पास में चीजों को जल्दी देखेंगे, अब देखो मेरे पास में अब ये एक चीज है, ठीक है, और ये एक चीज है। सपोज जो है आपके घर के पास एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक आपके घर से दूर है, इसमें जाने के लिए आपको 10 मिनट लगती है और इसको जाने के लिए आपको 30 मिनट लगती हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको जो आने जाने का जो टाइम है, जो 40 मिनट है, वो यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाते हो तो आपकी 40 मिनट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही सीपीयू के साथ है, सीपीयू में हम यही चाहते हैं कि जो हमारी स्पीड है, जो हमारा परफॉर्मेंस है वो फास्ट हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो है 40 मिनट आप यूटिलाइज कर सकते हो, इतनी देर रेस्ट करके आप फिर से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर आप दूर जा रहे हो तो वहाँ से आपको डेटा को लाने में और ले जाने में आपको टाइम भी लग रहा है, जाने में भी और आने में भी, दोनों में आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, जिससे आपकी जो स्पीड है वो, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो रहा है सीपीयू के साथ, सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू ये है, ये आपकी कैशे मेमोरी और ये आपकी मेन मेमोरी है। सीपीयू यहाँ से मेन मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करेगा, उससे जल्दी अगर वो कैशे के साथ, कैशे में अगर उसको डेटा मिल जाता है तो उसकी जो स्पीड है, उसका जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो है लेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सेस टाइम बहुत कम हो, हम जल्दी से डेटा को एक्सेस करके जो हमारी सीपीयू की स्पीड है उसको ज़्यादा कर सके, ठीक है। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहता है, लोकेलिटी से आप समझ रहे हो कि लोकली, यानी कि जो अपने आसपास की चीजें हैं हम उसको ही रेफर करें, ज्यादा दूर ना जाएं, ठीक है। अब देखो भाई, एक सेकेंड, since size of cache memory is less as compared to the main memory, so part of main memory should be given priority and loaded in cache is decided based on the locality of reference। किसके ऊपर जो है डिसाइड होता है, कैश जो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से। ध्यान से पढ़ो, साइज ऑफ कैशे मेमोरी, जो साइज ऑफ कैशे मेमोरी क्या होता है, कम होता है किसके कंपैरिजन में, मेन मेमोरी के। सो चेक द पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी शुड बी गिवन प्रायोरिटी एंड लोडेड इन द कैशे, ठीक है। तो जो है मेन मेमोरी के जो हम पार्ट से कुछ डिसाइड करेंगे और कुछ को हम क्या करेंगे, कैशे में डाल लेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर सीपीयू को अगर वो चीजें एग्जीक्यूट करनी होंगी, जैसे मैंने कहा कि जैसे जो चीजें उसको एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, तो सेम चीज को मैंने डाल लिया, बार बार कैशे में से आ रहा है और चीज को उठा रहा है और काम कर रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। द एबिलिटी ऑफ कैशे मेमोरी टू इंप्रूव द कंप्यूटर परफॉर्मेंस, जो कैशे मेमोरी में एबिलिटी होती है कि वो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, रियलाइज द कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी डिस्क्राइब वेरियस सिचुएशन दैट मेक द सिस्टम मोर प्रिडिक्टेबल, जो लोकेलिटी वो बताती है कि जो आपका कंप्यूटर वो और ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो। कैशे मेमोरी टेक एडवांटेज, मतलब इसमें हम प्रिडिक्टेबल लेते हैं कि भाई हाँ नेक्स्ट डेटा जो है ये होने वाला है, ताकि हम ये कैश मेमोरी में लेकर आए। कैशे मेमोरी टेक एडवांटेज टू दिस सिचुएशन टू क्रिएट पैटर्न ऑफ मेमोरी एक्सेस दैट इट कैन बी रिले अपॉन, ठीक है। तो दो टाइप का आपका जो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है, एक होता है टेम्पोरल और एक होता है स्पैचुअल, ठीक है। टेम्पोरल में जो है हम रिपीटेड डेटा को लेते हैं, ठीक है, दो टाइप का हो गया। टेम्पोरल में हम रिपीटेड डेटा को लेंगे। इफ प्रोग्राम असेस वन मेमोरी एड्रेस देयर इज गुड चांस दैट इट असेस द सेम एड्रेस अगेन। क्या बोल रहा है कि जब हम प्रोग्राम को असेस करते हैं मेमोरी में से, देयर इज गुड चांस, मतलब उसके चांस है कि वो सेम डेटा को फिर से असेस करे, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो लूपिंग का है। लूप सपोज मैंने 1000 टाइम मैंने लूप चला दिया कि आई इज लेस देन 1000, ठीक है, तो भाई वो 1000 टाइम जो है वो चलता रहेगा, 1000 टाइम चलेगा और सेम डेटा पे वो काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली भी उसके लिए तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो बेस्ट है। तो टेम्पोरल लोकेलिटी आपका कहता है कि जब हम सेम डेटा को यूज करते हैं, इट रेफर्स टू रीयूज ऑफ स्पेसिफिक डेटा, कि हमें जो है स्पेसिफिक डेटा को बार बार रीयूज करना है, रिसोर्सेज को बार बार यूज करना है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं है कि पूरा ही दिन, शॉर्ट पीरियड के लिए मुझे जो है सेम डेटा को रिपीट करना है, तो हम किसको यूज करेंगे, टेम्पोरल लोकेलिटी को, ठीक है। दिस इज व्हेन द सेम रिसोर्सेज एक्सेस रिपीटली इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज एग्जांपल ऑफ लूप, ठीक है।
स्पेशल लोकेलिटी कहता है कि भाई मुझे जो है, जो मैंने डेटा अभी यूज किया है उसके नियर बाई का डेटा यूज करना है, ठीक है, उसके आसपास का डेटा ढूंढना है, ठीक है। तो द रेफर्स टू असेसिंग वेरियस डेटा और रिसोर्सेज दैट नियर ईच अदर, मतलब उसके आसपास के डेटा का, कि भाई अभी मैंने जो है ये वाला डेटा पे काम किया है, तो उसके आगे जो है मैं 16 या 17 या 18 में काम करूंगा, तो जो उसके आसपास के जो डेटा है वो मैं कहाँ पर उठा के ले आऊंगी, कैश मेमोरी में, ताकि जो है हम जल्दी से उसके साथ करके जो हमारा असेस टाइम है वो कम हो सके, ठीक है, स्पीड जो है वो फास्ट हो सके आपके कंप्यूटर की। इसी के साथ जो है भाई आपका यहाँ पर मेमोरी हायरार्की का जो टॉपिक है, एक रह गई आपकी एसोसिएटिव मेमोरी, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन जो है आई होप आपको ये कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक है, और उसके साथ जो है आपको हायरार्की और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, रैम रोम, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव मैपिंग मेमोरी की, ठीक है। तो एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है, बहुत ईजी है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर associative memory can be considered as a memory unit whose stored data can be identified for access by content of data। देखो ये आपका डेटा है, सपोज जो है आपको डेटा को फाइंड आउट करना है, आप डेटा को ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो डेटा आप कैसे ढूंढते हो, रैंडमली हम डेटा को फाइंड आउट करते हैं। या तो आपको डेटा टॉप में मिल जाएगा, या आपको डेटा जो है बॉटम में मिलेगा, या फिर आपको मिड में मिलेगा। वो आप जो है उसके डेटा को एड्रेस या उसके थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर आप शॉर्टिंग टेक्निक का यूज करते हो कि भाई जो आपका बेस्ट शॉर्टिंग टेक्निक आपने यूज किया और उससे आपने डेटा को फाइंड आउट किया। एक उससे भी बेस्ट अप्रोच होती है जो कि एसोसिएटिव मैपिंग की होती है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डेटा को फाइंड आउट करते हैं किसमें, मतलब कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंटेंट को असेस करवाने के लिए हम एसोसिएटिव मैपिंग का मेमोरी का यूज करते हैं, इट्स सेल्फ रेदर बाय एड्रेस और मेमोरी लोकेशन। देखो हम पहले जो है रैम और हम क्या कर रहे थे, वहां पर एड्रेस और मेमोरी लोकेशन के थ्रू जो है हम डेटा को फाइंड आउट कर रहे थे, उससे क्या होता है हमें ज्यादा टाइम लग रहा था। अब एसोसिएटिव मेमोरी में जो है कंटेंट की हेल्प से डेटा को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई जो है एसोसिएटिव मेमोरी को आप कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हो, ठीक है। क्या कहते हो, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है। अब देखो भाई एक सेकेंड, हाँ, it is memory chip in which each bit position can be compared. In this the content is compared in each bit cell, which allow very fast table lookup. Since the entire chip can be compared, content are randomly stored without considering addressing scheme, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर होंगे। This chip have less storage capacity and regular memory chip, ठीक है। अब देखो, अब इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो। देखो एप्लीकेशन क्या कहती है कि इट कैन बी ओनली यूज्ड इन मेमोरी एलोकेशन फॉर्मेट। इसमें इसको हम यूज करते हैं मेमोरी एलोकेशन फॉर्मेट में। इट इज वाइडली यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ज्यादातर कहाँ पर यूज की जाती है, एसोसिएटिव मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो ये याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एसोसिएटिव मेमोरी को आप कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेज ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी, इट इज यूज्ड वेयर सर्च टाइम नीड्स टू बी लेस और शॉर्ट। मतलब ये यूज की जाती है जहां पर आपका सर्च टाइम लेस और शॉर्ट हो। इट्स सुटेबल फॉर पैरेलल सर्चेस, पैरेलल सर्चेस के लिए जो है सुटेबल है। ऑफन स्पीड अप डेटाबेस, जो डेटाबेस की जो स्पीड है ऑब्वियसली भी वो फास्ट करेगी तो स्पीड तो उसकी डेटाबेस की इंक्रीज होगी ना। इट इज यूज्ड इन पेज टेबल यूज्ड बाय वर्चुअल मेमोरी एंड यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी कॉस्ट है ना, जो इसकी कॉस्ट है वो आपकी रैम से बहुत ज़्यादा होती है। रैम से क्या होती है, ज़्यादा इसकी कॉस्ट होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी से। इट सेल मस्ट हैव स्टोरेज कैपेबिलिटी। देखो ये आपका सेल है, ये इस तरीके से सेल में डिवाइडेड होता है, ये आपके सेल है, ठीक है। तो हर एक सेल में क्या होता है, स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, स्टोर करवाते हैं 10 की फॉर्म में। लेकिन देखो रैम में भी सेम चीज़ होती है भाई, ये सेल होते हैं, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था रैम का, ये स्टोरेज, ये आपके सेल होते हैं, और यहाँ पर जो आपके डेटा है वो आपका 1010 के फॉर्म में डेटा सेव होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों इसकी कॉस्ट हाई होती है, देखो यहाँ पर सिर्फ आपका स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, यहाँ पर भी आपकी स्टोरेज कैपेबिलिटी है। लेकिन जो आपका एसोसिएटिव मैप है वहाँ पर आपके लॉजिक सर्किट भी आप यूज करते हो, लॉजिक सर्किट यूज करते हो ताकि जो है आप अपने कंटेंट को फाइंड आउट कर दो। हर एक लाइन में जो हम लॉजिक सर्किट लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको एसोसिएटिव मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, कहाँ यूज करते हैं और इसका जो अनदर नेम है वो क्या है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। और कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेल के अंदर जो है हम लॉजिक सर्किट का भी यूज करते हैं ताकि हम कंटेंट को मैच करवा सकें, ठीक है, कंटेंट को मैच करवाने के लिए, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन,
और साथ में हम पीजीटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम जो है सीएस से आए थे। देखो, वट इज ट्रू अबाउट मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में जो है क्या सही है। मेमोरी यूनिट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट, मेमोरी यूनिट जो है वो कलेक्शन होता है स्टोरेज यूनिट का, बिल्कुल सही है। और डिवाइस टुगेदर, बिल्कुल सही है। द मेमोरी यूनिट स्टोर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, बिल्कुल सही है कि जो आपका जो प्राइमरी जो मेमोरी है वो जो है इस तरीके से बाइनरी की फॉर्म में यानी कि 0 1 की फॉर्म में करती है, जिसको आप क्या कहते हो, फॉर्म ऑफ बिट के कहते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी कैटेगरीज मेमोरी स्टोरेज इज क्लासिफाइड, कितनी कैटेगरी में जो है आप मेमोरी और स्टोरेज को क्लासिफाई करते हो, 2 3 4 या 5। 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती है भाई आपकी मेमोरी या स्टोरेज को, एक होती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी और एक होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यही होती है। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, जब आपकी पावर चली जाती है, विच मेमोरी लॉसेस इट्स डेटा, जब आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाए तो आप क्या कहोगे, नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल या ए और बी या नन। तो जब आपका पावर चली जाए और जब आपका डेटा लॉस हो जाए तो आप उसको क्या कहोगे, वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑक्सिलरी मेमोरी असेस टाइम इज जनरली डैश टाइम दैट ऑफ द मेन मेमोरी, जस्ट मैंने अब बताया था जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसका टाइम जो है वो 1000 टाइम जो है वो ऑफ द मेन मेमोरी से कंपैरिजन में जो है असेस टाइम ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अभी सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। हिट रेशो, हिट रेशो का क्या फॉर्मूला देखा था हमने जब हमने कैश पढ़ा था। तो कैश में हिट इज इक्वल टू, हिट रेशो इज इक्वल टू हिट अपॉन में हिट प्लस में मिस, यही देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिट प्लस में हिट प्लस मिस, तो यही हो जाएगा। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ हिट अपॉन में असिस्ट टाइम। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी का करंट जो है जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, मैग्नेटिक डिस्क, टेप, फ्लैश मेमोरी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक डिस्क और टेप जो है वो आपकी क्या होती हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो कि बैकअप के लिए यूज की जाती हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखो। फास्टेस्ट डेटा एसेस प्रोवाइडेड यूजिंग, जो फास्टेस्ट एसेस है वो कौन प्रोवाइड करता है, कैशे, डी रैम, स्टैटिक रैम, रजिस्टर। ठीक है, तो फास्टेस्ट एसेस देखो, कई बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और डायरेक्ट कैशे पर टिक कर देंगे। नहीं भी, मैंने बोला था ये याद रख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ऊपर होते हैं आपके रजिस्टर, देन आती है कैशे मेमोरी, फिर आती है आपकी मेन मेमोरी, देन आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फास्ट अगर रजिस्टर गिवन है तो आप रजिस्टर टिक करोगे, रजिस्टर नहीं है तो कैशे मेमोरी करोगे, कैशे भी नहीं है तो आप मेन मेमोरी करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी हियरार्की आफ्टर द L2 कैशे इज, नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी हियरार्की क्या कहोगे, L2 कैशे या जो आपका नेक्स्ट लेवल है वो क्या होगा, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, रजिस्टर या टीएलबी। तो आप क्या बोलोगे, रजिस्टर। ठीक है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी हियरार्की आफ्टर L2 कैशे, L2 कैशे के बाद क्या होगा, रजिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेफरेंस रेट ऑफ डी रैम, डी रैम का जो डायनामिक रैम का जो रेफरेंस रेट है वो क्या होगा, 10 to 100, यही पढ़ा था, 10 to 100 ms के बीच में जो है इसका रेफरेंस रेट होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। देखो, टू ओवरकम द स्लो ऑपरेटिंग स्पीड द सेकेंडरी मेमोरी वी मेक यूज ऑफ फास्टर फ्लैश ड्राइव। ठीक है, हम ओवरकम करवाने के लिए ऑपरेटिंग स्पीड को हम क्या यूज करते हैं, फ्लैश ड्राइव का यूज करते हैं। इफ वी यूज द फ्लैश ड्राइव इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क देन द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज वो प्राइमरी मेमोरी इन द हियरार्की। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे जो है फ्लैश ड्राइव इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क की जगह हम फ्लैश ड्राइव का यूज करें तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो कहाँ पर चलेगी, मेन मेमोरी हियरार्की में नहीं। इन द मेमोरी हियरार्की स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज द मेमोरी साइज ऑल्सो इंक्रीज। क्या बोल रहा है कि अगर मैं जो है मेमोरी हियरार्की में अगर स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज कर दूं, स्पीड ऑफ ऑपरेशन आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्या साइज भी इंक्रीज होता है, नहीं, साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो सी फॉल्स है आपका, बी भी आपका फॉल्स है, ए जो है वो आपका ट्रू होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है,
क्या होगा, ए ऑप्शन। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो पीजीटी डीएसएसबी के अंदर जो यहाँ से क्वेश्चन आए थे, पीजीटी डीपीएससीबी में जो मेमोरी में से जो क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन ही जो है आपका मेमोरी में से आया था, बोल रहा है वैलिड कैशे ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक, जो कैशे मैपिंग की जो टेक्निक है डायरेक्ट होती है, एसोसिएटिव होती है, सेल्फ एसोसिएटिव। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि कैशे मैपिंग जो है हम तीनों तरीके से करवाते हैं। और कैशे मैपिंग होती क्या है, जब हम मेन मेमोरी से डेटा जो है जब हम कैशे में लेकर आते हैं तो वो आपका क्या होता है, कैशे मैपिंग होती है। तो तीनों इसके मेथड हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेट पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेज ऑफ अ कंप्यूटर। जस्ट अभी हमने जो है इससे पहले वाला जो क्लास थी हमने पढ़ा था कि हम जो है कनेक्ट करवाते हैं जब कंप्यूटर्स को, मतलब कंप्यूटर के डिवाइसेस को, तो हम क्या करवाते हैं, मतलब जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में होता है, मतलब किस तरीके से आप डेटा को ट्रांसफर करवाते हो, बस की फॉर्म में। बस आपकी डेटा बस, एड्रेस बस, ये कंट्रोल बस, 3 टाइप की आपकी बस होती है जो कि आपकी सिस्टम बस के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में से है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो ये भी हमने किया था, a माइनस बी सी प्लस डी डी इंटू ई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं अभी, ये तो मैंने आपको डिटेल से करवा दिया था। इसके बाद देखो नंबर ऑफ एड्रेसेबल मेमोरी यूनिट 10 बिट साइज एड्रेस बसेस, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर मेन मेमोरी, ये देख लो, ये भी आपका मेमोरी वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है फॉर मेन मेमोरी द यूनिट ऑफ ट्रांसफर द नंबर ऑफ बाइट रीड आउट ऑफ द रिटन इनटू मेमोरी एट अ टाइम। क्या बोल रहा है कि जब आप मेन मेमोरी में जो यूनिट ऑफ ट्रांसफर इज द नंबर ऑफ बाइट रीड आउट ऑफ द रिटर्न इनटू मेमोरी एट अ टाइम, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द यूनिट ऑफ ट्रांसफर नीड नॉट इक्वल टू अ वर्ड और एन एड्रेसेबल यूनिट, ठीक है। जब आप यूनिट ऑफ ट्रांसफर करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो वर्ड और एड्रेसेबल यूनिट के, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकेंड वाला ट्रू, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th क्वेश्चन, ये भी आपका मेमोरी वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है हार्ड डिस्क इज ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड, जो हार्ड डिस्क है वो क्या प्रोवाइड करती है, एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है मेन मेमोरी को, नोज द वर्चुअल मेमोरी, तो बिल्कुल ट्रू है ये। डायनामिक रैम फास्टर देन स्टैटिक रैम, क्या जो आपकी डी रैम होती है वो फास्टर होती है स्टैटिक रैम से, नहीं भाई, क्योंकि स्टैटिक रैम आपकी कैशे में होती है और जो डायनामिक रैम है वो आपकी रैम में होती है। तो कौन सी फास्ट होगी, ये फास्ट होगी जो कैशे में होगी, तो ये वाला जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। एक्सटर्नल नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल नॉन वोलेटाइल मेमोरी को आप सेकेंडरी मेमोरी कहोगे या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहोगे, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट और थर्ड आपके ट्रू हो जाएंगे, सेकेंड आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपके कहाँ से आए थे, मेमोरी में से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रिस्पेक्ट टू कैशे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट मैपिंग इच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी डैश पॉसिबल कैशे लाइन, कितनी पॉसिबल कैशे लाइन होती है, एक एक हो सकती है। इस तरीके से जो हम कैशे को लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक एक लाइन हो सकती है, तो ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड भाई, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन देख लो भाई कितने मेमोरी में से आए थे, बस मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। हाँ 11th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द टाइम इट टेक्स टू कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ बस, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपोगेशन डिले कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच रिस्पेक्ट टू असेसिंग स्पीड, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैशे का क्वेश्चन है ये, फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी का जो है आपको बताना है, करेक्ट रिलेशनशिप बताना है। तो L1 की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, स्पीड की बात कर रहा है। फिर सबसे ज्यादा किसकी होती है, L1 की, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है L1 की सबसे कम है, तो क्या ये ट्रू है, नहीं। L1 की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर आपकी L2 की होगी, देन आपकी L3 की होगी। तो ये जो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। इसके बाद देखो PCI स्टैंड फॉर दैट इज एक्स, PCI जो है वो ई स्टैंड क्या करता है, एक्सप्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने नहीं किया है अभी, ये हमने कर लिया। With respect to system bus dash are used to control the access to and the use of data and address bus, किसके उसमें होता है, कंट्रोल लाइन के उससे, ठीक है। कंट्रोल बस उसको जो है कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच रिस्पेक्ट टू साइज, अब देखो बोल रहा है साइज के रिस्पेक्ट में, साइज सबसे कम किसका होता है, L1 का, ठीक है। तो L1 का साइज सबसे कम होगा और L3 का साइज सबसे ज्यादा होगा, इस तरीके से ही हो जाएगा। L2 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो
With of the following refer to memory access mechanism in which time to access given location is concerned independent of the sequence of prior access। तो जो आपकी मेमोरी असेस है, मेमोरी जो है वो कैसे असेस करती है, मैंने बोला था मेन मेमोरी जो है वो आपकी किस तरीके से डेटा को असेस करती है, रैंडम असेस। 3 मेथड होते हैं आपके मेमोरी को असेस करने के, डेटा को असेस करने के, रैंडम असेस, डायरेक्ट असेस और सीक्वेंशियल असेस। तो मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी कैसे करेगी, रैंडम असेस। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस भाई, और काफ़ी सारे मेमोरी में से क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ठीक है, कम से कम 6-7 तो होंगे, है ना। तो आई होप आपको जो पूरा मेमोरी वाला जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस मेमोरी के अंदर, क्योंकि अगर इतना कर लिया तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना अगर आपने कर लिया, क्योंकि मैंने जो है डायरेक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया है। मेन चीज़ें जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ताकि जो है आप जो है एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन करके आ सको। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे नहीं क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।